तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में इन्फेक्शियस डिजीज है ना, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के दोनों वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर हमारा इन्फेक्शियस डिजीज का, जिसमें ढेर सारी ड्रग डिजीज है, जिसमें से एक डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। आज हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में गांव में इसको टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी हो गई, दमा हो गया, है ना। दमा तो खैर अस्थमा हो गया, बेसिकली टीबी ही बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज कंटेजियस इन्फेक्शन, बहुत ही कंटेजियस इन्फेक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट की डिजीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, पल्मोनरी डिजीज है। वो अलग बात है कि ये दो तरह की, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों तरीके की होती है, राइट। तो कंटेजियस इन्फेक्शन दैट यूजुअली अटैक लंग्स, इसका सबसे प्राइमरी और सबसे फेवरेट ऑर्गन होता है। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन एंड स्पाइन। जब ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है तब इसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। जब ये ब्रेन को, स्पाइन को, किडनी को, स्प्लीन को, मींस अदर देन पल्मोनरी सिस्टम को जब ये अटैक करता है, उस केस में हम इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, राइट। हाईली स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया है, बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकता, बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकता। इसीलिए सबसे फेवरेट प्लेस इसका क्या है? आपका लंग्स है, राइट। टीबी is the world's second most cause of death of infectious disease after HIV and AIDS। एक समय था, चलो ठीक है, टीबी की दवाएं बन गई हैं, है ना। यूजुअली टीबी अगर डिटेक्ट ना की जाए, स्पेशली टीबी के डायग्नोस्टिक टेस्ट ना किए जाए, तो टीबी भी हमारी बॉडी इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाती जब तक कि वो बढ़ ना जाए। क्यों नहीं कर पाती? जब हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। मींस एड्स और एचआईवी के बाद अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मौत अगर हुई है, डेथ हुई है, तो वो टीबी से हुई है। 30-35 साल पहले टीबी एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी कि मींस टीबी अगर हो गई तो लगभग भाई दवाएं बन गई थी वो ठीक है, लेकिन 60-65 साल पीछे चले जाओ तो दवाएं भी नहीं बनी थी इसकी, है ना। तो उस केस में जैसे आज कैंसर हो गया, आज एड्स हो गया, आज एचआईवी हो गया, कि हो गया तो मरना तय है, मतलब बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ी पैंडेमिक डिजीज थी। तो ये मान सकते हैं कि सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ डेथ टीबी को माना जाता है आफ्टर एचआईवी एंड एड्स, राइट। डेफिनेशन की बात की जाए टीबी की या ट्यूबरकुलोसिस की, तो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज्ड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, कई सारी स्पीसीज हैं जिनके थ्रू ये ट्यूबरकुलोसिस होती है। इट स्प्रेड वेरी रैपिडली फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मींस डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है तो भी हो जाता है, मींस डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आया। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? एक होता है पेशेंट, एक होता है कैरियर, तो कैरियर के कांटेक्ट में भी आया, है ना। जैसे टीबी, एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी देखेंगे हम, दो टाइप की टीबी होती है। WHO टीबी के बारे में क्या बोलता है? टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दैट मोस्ट ऑफन अफेक्ट कहां पे? लंग्स। क्यों लंग्स? क्योंकि ये हमारी कैसी डिजीज? एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा? एरोबिक बैक्टीरिया, बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकता। ट्यूबरकुलोसिस कैसी है? क्योरेबल भी है, मींस अगर हो गई तो ठीक भी हो जाएगी। अगर किसी को नहीं हुई है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रह रहा है कि उसको हो सकती है, तो ऐसे तरीके भी हैं कि टीबी प्रिवेंट हो, मींस उसको ना हो अगर थोड़ी सी सावधानी वो बरतेगा, राइट। अब बात करें ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेटिव एजेंट की, मींस किसकी वजह से होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरिया, हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट इज रॉड शेप्ड नॉन स्पोरिंग एरोबिक बैक्टीरियम। कैसा है इसका बैक्टीरिया का शेप? रॉड शेप्ड होता है, विदाउट स्पोर फार्मिंग होता है, और एरोबिक बैक्टीरिया, स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया, नॉन एरोबिक एटमॉस्फेयर में ये जी नहीं सकता, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनोसम, ये इसके अलग अलग माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज हैं जो टीबी कॉज करती हैं। Tuberculosis has been described as king of disease।
किंग ऑफ डिजीज। और ये डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट कोच ने। कब किया था? 1882 में। 1882 में रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था और इसका नाम दिया था किंग ऑफ डिजीज, क्योंकि उस समय की ये वाकई में किंग ऑफ डिजीज थी। भाई किंग कौन? कि जिसके होते आदमी मर जाए, मीन्स लाइलाज बीमारी। तो उस टाइम की जब 1882 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया, उस समय इसका कोई इलाज नहीं था। टीबी होने का मतलब मौत तक की, राइट। स्टेज, ट्यूबरकुलोसिस की स्टेजेस कैसे होती हैं? एक्सपोजर, पहली बात करें का है कि एक्सपोजर, दिस हैपन व्हेन द पर्सन हैज बीन कॉन्टेक्ट और एक्सपोज टू अनदर पर्सन हु हैज टीबी। जब कोई, पहली स्टेज क्या होती है टीबी की? पहली स्टेज कि जब पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है। एक्सपोज पर्सन विल बी निगेटिव इन स्किन टेस्ट में बी, कि उसका जो स्किन टेस्ट करते हैं, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका स्किन टेस्ट, वो कैसा है? निगेटिव है। उसका एक्सरे कैसा है? वो भी निगेटिव है। किसी भी तरह का साइन और सिम्टम डिजीज का नहीं है, राइट। किसका? एक्सपोज्ड पर्सन का। क्या है कि टीबी हमने बताया ना दो तरीके की, एक एक्टिव होती है, एक लेटेंट होती है, राइट। तो लेटेंट टीबी को हम बोलते हैं इनएक्टिव टीबी। कैसी? इनएक्टिव टीबी। दिस हैपेंस व्हेन द पर्सन हैज टीबी बैक्टीरिया इनसाइड द बॉडी, ही और हर, मींस किसी की भी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। लेटेंट टीबी का मतलब कि ये मान के चलो कि जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम, वो कैसा है? किसी भी पर्सन के अंदर तो है, लेकिन वो कैसा? डॉर्मेंट कंडीशन में है। ये किस केस में होता है? पर्सन का जब इम्यून रिस्पॉन्स हाईली, मींस इम्यून सिस्टम हाईली स्ट्रांग होता है, तो ये चुपचाप पड़ा रहता है, चुपचाप एक कोने में कई सालों तक, मीन 10-15 साल तक आपके अंदर पड़ा रहेगा, बिना कोई सिम्टम दिखाए, और सही वक्त का इंतजार करेगा कि कब आपके अंदर गलत आदतें आ जाएं, किस वक्त आप इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाओ। जैसे इम्यूनो कंप्रोमाइज, जैसे दूसरी डिजीज आ जाए, जैसे किसी को एड्स हो जाता है, किसी को मान लिया कैंसर हो गया, किसी को और कोई ऐसी डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, है ना, ऐसी डिजीज कि उसका इम्यून सिस्टम दूसरी जगह चला जाए। भाई किसी को हराना है तो क्या करो? उसको चारों तरफ से उस पर अटैक करवा दो, अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। मीन्स दूसरी 2-4 बीमारियां अगर लग गई या ग्रुप ऑफ डिजीज लग गई तो आदमी अपने आप वीक हो जाता है, हो जाता है। तो जहां पर्सन इम्यूनो कंप्रोमाइज हुआ, वैसे ही ये बंदा एक्टिवेट हो जाता है बैक्टीरिया। तो अल्टीमेटली हम वहां तक की बात कर रहे हैं जहां तक ये लेटेंट स्टेज में है, डॉर्मेंट स्टेज में है। जब तक आपके अंदर रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको टीबी है, ठीक है। इम्यून सिस्टम वॉल ऑफ TB organism and TB remains inactive throughout the life most of people who are unaffected। कुछ लोग जीवन भर, मीन्स टीबी का बैक्टीरिया उनके अंदर है, लेकिन पूरे जीवन उनको इन्फेक्शन नहीं लगता, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। ये होता है लेटेंट टीबी। दूसरी बात होती है एक्टिव टीबी की। एक्टिव टीबी मतलब इसको, ये होती है टीबी की डिजीज एक्चुअली, है ना। डिस्क्राइब द पर्सन हु हैज साइन एंड सिम्टम, जिसको टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का साइन और सिम्टम दोनों आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इन्फेक्शन। पर्सन वुड हैव पॉजिटिव, स्किन टेस्ट भी इसका पॉजिटिव होगा और चेस्ट का एक्सरे भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो ये रहा एक्टिव टीबी। तो टीबी दो तरह की हमने देख ली, लेटेंट और एक्टिव, राइट। अब ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मींस किस तरह इसका ट्रांसमिशन होता है। एक बंदा है, ये देखो 2 बंदों की फोटो लगी है, एक बंदा इन्फेक्टेड है, देखो ये बंदा जो है इधर वाला, ये वाला कैसा है? ये नॉर्मल है, कैसा है? ये नॉर्मल है। और ये वाला बंदा कैसा है? इन्फेक्टेड है। अब इन्फेक्टेड बंदा जब नॉर्मल वाले बंदे से बात करता है तो दोनों की आपस में ड्रॉपलेट शेयरिंग हुई, तो जो नॉर्मल वाला बंदा है वो क्या करेगा? वो जब ड्रॉपलेट शेयरिंग हुई तो नॉर्मल वाले बंदे के अंदर इन्फेक्टेड वाले आदमी से ड्रॉपलेट से कुछ माइकोबैक्टीरियम उसके अंदर चले गए, उसके अंदर, या इनहेल किया, सांस के थ्रू अंदर चले गए, राइट। तो ये वाला जो नॉर्मल बंदा है ये भी कैसा हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। अब सिम्टम दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे ये डिपेंड करता है इस बात पे कि जो नॉर्मल वाला बंदा है इसका इम्यून सिस्टम कैसा है, राइट। तो
ट्यूबर बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिलीज टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबरकुलिन। ये जो टॉक्सिन रिलीज करता है जो बैक्टीरिया, उसको ट्यूबरकुलिन बोलते हैं, और इसी टॉक्सिन के बेस पे इसका नाम ही पड़ा था ट्यूबरकुलोसिस, राइट, विच डैमेज द टिश्यू बॉडी। ये टिश्यू बॉडी को डैमेज कर देते, बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जैसे लंग के टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, तो वहां पे क्या हो जाती है, नेक्रोसिस बोलते हैं उसको, राइट। डिजीज स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू द एयर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो हमने कहा एयर से एक आदमी में दूसरे में स्प्रेड करते हैं। व्हेन इन्फेक्टेड पेशेंट डिलीवर ड्यूरिंग, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, स्नीजिंग करी किसी ने, है ना, तो इस तरीके से दूसरे तक जा सकते हैं। फ्रॉम देयर दीज जर्म्स कैन मूव अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द, मीन्स स्नीजिंग किया, हाथ में टच हुआ, चेहरे पे गए, धीरे धीरे करके वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में अगर वो पहुंच गए तो फिर उनको एक ट्रांसपोर्टर मिल गया, जिसके थ्रू वो आपके ब्रेन में भी चले जाएंगे, है ना, आपके आईज में भी चले जाएंगे, ईयर में भी चले जाएंगे, हार्ट पे भी चले जाएंगे, हर जगह उनकी रीच हो गई। क्योंकि ब्लड क्या है भाई, एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पूरा दुनिया घूमेगा और पूरी बॉडी में जाएगा, तो कहीं भी इंफेक्शन फैला देते हैं। तो इस तरीके से टीबी का हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन होता है, राइट। फिर बात करें टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, दो तरह की तो हमने देख ही ली। मेनली इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस की बात की गई है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस इट अकर्स द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ ट्यूबरकुलाई, पहली बार जब एक्सपोजर किया, व्हेन ड्रॉपलेट अवॉइड द नॉर्मल म्यूकोसिलरी डिफेंस एंड एंटर द टर्मिनल ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग्स। सबसे पहले कोई बंदा अगर किसी से मिला, किसी इंफेक्टेड पर्सन से मिला, ठीक, तो ये उसके लंग्स हैं, राइट, ये लंग्स हैं, और लंग्स के अंदर फिर इस तरह से ब्रांचिंग है, और ये यहां पे ढेर सारी एल्वुलाई हो गई, राइट, ढेर सारी एल्वुलाई। अब इंफेक्शन क्या होगा भाई, इंफेक्शन चलेगा इधर से इस तरह, लाइक दिस, इस तरीके से ये यहां पे एल्वुलाई को इन्फेक्ट करेगा। क्या करता है, इन्फेक्ट द एल्वुलाई। द इन्फेक्शन बिगिंस विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेसिलाई इन द लंग्स, यूजुअली इन अपर लोब ऑफ पर्टिकुलर टूवर्ड्स द अपेक्स। अब देखो पॉइंट क्या है, अपर लोब में ये मल्टीप्लिकेशन करता है, अपर लोब इसका फेवरेट प्लेस होता है। क्यों, क्योंकि जो अपर लोब होता है हमारे लंग्स का, उस जगह पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और ये कैसा है, एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। इट इज मोर ऑफन रिपोर्टेड द चिल्ड्रन इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट, छोटे बच्चे को और इम्यूनो कंप्रोमाइज कह सकते हो, एक 1 ईयर के बच्चे से लेके 60 साल के बूढ़े तक इसका टारगेट रहते हैं। 1 साल से बच्चे से 60 साल के बूढ़े तक इसका मेन टारगेट रहते हैं। दोनों की कंडीशन क्या है, इम्यूनो कंप्रोमाइज। प्राइमरी टीबी ऑल्सो नोन एज चाइल्डहुड या गोन्स कॉम्प्लेक्स। अब ये गोन्स कॉम्प्लेक्स का अभी हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे थोड़ी देर में, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, है ना। अब सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस की बात की जाए, इट इज यूजुअली ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ द डोरमेंट लेजन्स और reinfection of the person who already hypersensitive due to the earlier exposure. Secondary tuberculosis means किसी को टीबी हो चुकी है, किसी को टीबी हो चुकी है, अब दोबारा अगर वो इम्यूनो कंप्रोमाइज हुआ तो उसको रीइंफेक्शन हो गया। एक केस कौन सा, रीइंफेक्शन हो गया दोबारा से। दूसरा, जो डॉर्मेंट मींस लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस में जो माइकोबैक्टीरियम पड़ा हुआ है लैटेंट कंडीशन में, उस कंडीशन में फिर क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाए। कैसा, एक्टिवेट हो जाए तो भी वो इंफेक्शन फैला सकता है। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में पहली बार एक्सपोजर होता है, राइट, ये बात हुई भाई। फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्लासिफाइड। एनाटॉमी बॉडी की देखते हुए दो तरह की, एक पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। हमने बता दिया कि जब पल्मोनरी यानी लंग सिस्टम पे वर्क करता है, ये इन्फेक्ट करता है, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा अदर बॉडी पार्ट में जैसे लिम्फ नोड, प्लूरा, बोन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्रेन, मेनिंजेस, है ना, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट हो गया, इन सब जगहों पे अगर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब बात करें हम इटियोपैथोजेनेसिस की, राइट। अब देखो सिंपल सी बात समझो, सबसे पहले होता क्या है, देखो ये कुछ स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, इसलिए इसकी कहानी को समझो।
सबसे पहले भाई ये आपके लंग्स हो गए, है ना, थोड़ा सा इस तरह से देखो, ये आपके लंग्स हो गए। इधर से बैक्टीरिया आता है, ये आपके एल्वोलाई में, यहां पे इनको एल्वोलाई समझो, यहां पे इंफेक्शन करता है। एल्वोलाई में जब इंफेक्शन करता है, ठीक, तो इसमें 3 केसेस होते हैं। एक एलिमिनेशन, ठीक है, एक एलिमिनेशन हो जाएगा। दूसरा बात करें तो रिटेंशन होगा, रिटेंशन हो जाएगा। तीसरे केस में एक्टिव इन्फेक्शन होगा, एक्टिव इन्फेक्शन होगा। देखो एक एक चीज को ध्यान से समझते चलो, समझ में आ जाएगा। एलिमिनेशन की बात करें तो सबसे पहले इसका मतलब यह है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर देता है। जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो इरेडिकेट द टीबी, इरेडिकेट टीबी का जो इंफेक्शन होता है उसको इरेडिकेट करता है, इसलिए ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो गया। फिर बात करें का है कि हम रिटेंशन की बात करो। रिटेंशन, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ही वायबल कंडीशन में बना रहता है, ठीक है, वायबल कंडीशन में, वायबल कंडीशन में हमारी बॉडी में बना रहता है, रिमेन्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इस केस को हम क्या बोलेंगे, इस केस को हम बोलेंगे लैटेंट टीबी। कैसा, लैटेंट टीबी। और ये कैसी टीबी होती, ये होती एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक, ठीक। तीसरा आता है एक्टिव इन्फेक्शन। तीसरा कैसा है भाई, तीसरा आया एक्टिव इन्फेक्शन। अब ये एक्टिव इन्फेक्शन क्या करता है, एक्टिव इन्फेक्शन ये हमारा जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और या हमारा इम्यून सिस्टम है, इससे फाइट करता है और इसको हरा देता है। इट इन्वेड द इम्यून रिस्पॉन्स, इट इन्वेड द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, ये हरा देता है उसको, और हराने के बाद अपने सिम्टम शो करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। तो हमने इलिमिनेशन मैकेनिज्म देख लिया, रिटेंशन देख लिया, एक्टिव इन्फेक्शन देख लिया, राइट। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये इन्फेक्शन को और आगे बढ़ाता है, ठीक है। चलो भाई इसको थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, इटियोपैथोजेनेसिस के साथ साथ सबसे पहला जो स्टेप होता है, ध्यान समझो, वो होता है एंट्री ऑफ माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये भाई सपोज करो कि ये माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है। इनका मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट इनका होता है हमारा एल्वियोलाई, राइट। मेन टारगेट रहता है इसका हमारा एल्वियोलाई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एल्वियोलाई, पल्मोनरी एल्वियोलाई। जरा चश्मा देना, ठीक है। अब यहां पे ये इंफेक्शन फैलाता है, ठीक है। यहां पे होते क्या है बेसिकली, एक चीज और ध्यान से, हाँ, सपोज करो ये यहां से आते 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 यहां पे इंफेक्शन, यहां पे इंफेक्शन, यहां पे इंफेक्शन। अब इन एल्वियोलाई के पास भी अपना एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स रहता है, डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, जिसको बोलते हैं मैक्रोफाजेज, एल्वियोलर मैक्रोफाजेज। बहुत ध्यान समझना, जीवन में कभी भूलोगे नहीं अगर ध्यान से समझ लिए, और नहीं समझ पाए तो फिर तो ठीक है। अभी इस एल्वियोलाई का हम अलग एक यहां पे फिगर ड्रॉ करते हैं, इसी सेम एल्वियोलाई का एक फिगर ड्रॉ करते हैं यहां पे। ये हमारा एल्वियोलाई है सपोज करो, ठीक है। अब ये वाला जो बैक्टीरिया, ये वाला ये जो वायरस, ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, ये माइकोबैक्टीरियम ये इस तरीके से ये आता है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर एल्वियोलर माइक्रोफाजेज है, ये इसको इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करके क्या करेगा, इंगल्फ कर लिया, है ना, इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया। जो यूजुअली हमारा सेल का मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है उसको इंगल्फ कर लेते हैं।
ठीक, इंगल्फ करने के बाद क्या होता है, हमारी सेल्स के अंदर एक डेंजरस सुइसाइडल बैग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के पास एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो एक तरह का तेजाब होता है। ये किसी के ऊपर भी माप फेंक देता है और फेंकने के बाद उसको खत्म कर देता है। यूजुअली क्या होता है, ये और ये दोनों फ्यूजन होता है। नॉर्मल केस बता रहा हूं, इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होके जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, भाई ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम फेगोसोम। फेगोसोम, ठीक है। और ये हमारा लाइसोसोम, तो क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसोम हो जाएगा। भाई ये फेगोसाइटोसोम हो गया। अब देखो इस तरीके से ये इसको बस्ट कर देता है और खत्म कर देता है। नॉर्मल केस अगर ऐसा हो जाए तो प्रॉब्लम ही खत्म। कोई भी हमारे अंदर कोई भी जैसे सर्दी जुकाम का बैक्टीरिया आता है तो हमारे इसी तरीके से इंगल्फ कर लेते हैं और बस ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 2-3 दिन लग जाता है और सर्दी ठीक हो जाती है। लेकिन माइकोबैक्टीरियम के पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं उसकी सेल वॉल में कि ये जो केस है, इस तरह का कोई भी केस नहीं होता। इस तरह का कोई भी केस माइकोबैक्टीरियम के साथ नहीं होता। तो इसके साथ केस क्या होता है, वो केस जानो भाई। वो केस देखो, ये हमारा एल्वियोलर सैक है, कोई एक मान लिया हमने, ये सेम बैक्टीरिया आए, ठीक, माइकोबैक्टीरियम, इसने क्या किया, इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ किया, अब फ्यूजन इनहिबिटेड है, मींस ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम रहेगा लेकिन फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फ्यूजन नहीं होगा तो ये जो फेगोसोम है हमारा, ये क्या है, फेगोसोम है, ठीक है। फेगोसोम के अंदर ही बैक्टीरिया, चूंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो बैक्टीरिया का नॉर्मल प्रोसेस है रेप्लिकेट करने का, तो फेगोसोम के अंदर बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा। कहां पे, इनसाइड द फेगोसोम, इनसाइड द फेगोसोम या इनसाइड द मैक्रोफाजेस बोल सकते हो। भाई ये क्या है, मैक्रोफाज ही तो है, ये क्या है, मैक्रोफाज है, ठीक। अब ये केस हो गया, ये हो कहां पे रहा है, ये प्रोसेस पूरा हमारा कहां पे हो रहा है, हमारे लंग्स में हो रहा है, राइट। ये पूरा प्रोसेस हमारे लंग्स में हो रहा है, ध्यान से समझो बात को। ये पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है, लंग्स में। लंग्स में ये हमारा आ गया फेगोसोम, फेगोसोम आ गया, इसके अंदर क्या है, माइकोबैक्टीरियम है। जब कोई इंफेक्शन आता है तो किनारे 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 सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारी आ जाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन ये कब होता है, यहां पे तो नहीं हुआ, यहां पे तो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां रेप्लिकेशन चल रहा है, यहां पे शो नहीं हो रहा है, ये अभी फेगोसोम के अंदर है, अभी ये फेगोसोम के अंदर है, रेप्लिकेशन हो रहा है तो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब इस प्रोसेस को लगभग 3 हफ्ते हो गए, 3 वीक हो गए, यानी आफ्टर 3 वीक, आफ्टर 3 वीक जब ये फंक्शन शो कर, जब ये सिम्टम शो करने लगेगा, जब सिम्टम शो करेगा तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा, मींस हमारे किलर टी सेल्स, हमारे बी सेल्स ये साइटोकाइन रिलीज करेंगे और इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब कोई इंफेक्शन आता कैसे, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसको चारों तरफ से घेर लिए, और चारों तरफ से जो घेर लिए तो घेरने के बाद इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला इन्होंने बोला इस कॉम्प्लेक्स को ग्रेन्युलोमा, ग्रेन्युलोमा, ठीक। भाई ये जब जैसे रिस्पॉन्स होकर चारों तरफ से हमारी जो एंटीबॉडीज है, जो हमारा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, वो इसको चारों तरफ से घेर लेंगे और इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोमा, राइट। तो ये ग्रेन्युलोमा जो होता है, इसी को दूसरे, ये क्या करता है, हमारी जो लंग के टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इनका काम क्या है, इसको मारना, मारने के चक्कर में अच्छे जो टिश्यूज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। और यही जो ग्रेनुलोमा है, इसी ग्रेनुलोमा का जो दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं गॉन फोकस, इसको बोलेंगे गॉन फोकस। नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इसी ग्रेनुलोमा को बोलते हैं गॉन फोकस, राइट। थोड़ी देर के बाद फिर इसी को, यही जो गॉन फोकस है, इसके साथ फिर क्या होगा, यहीं पे हमारा साइड में लिम्फ नोड है,
ये धीरे धीरे करके लिम्फ नोड के साथ इंफेक्शन फैलाएगा। भाई उसको सर्कुलेट करना है, ब्लड के अंदर जाना है, तो ये क्या करता है, लिम्फ नोड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जब लिम्फ नोड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये क्या हमारा लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। देखो किस तरह से होता है, लिम्फ नोड के साथ जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, हम गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कौन सा, गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इस कंडीशन में ये लंग्स के अंदर बड़े आराम से पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, लंग्स के अंदर बड़े आराम से पड़ा रहेगा। ये कैल्सीफाइड हो जाता है, धीरे धीरे कैल्सीफाइड हो जाता है और कई सालों तक इसको बोलते हैं लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्यों, क्योंकि ये कोई सिम्टम शो ही नहीं कर पा रहा। ये लिम्फ नोड के साथ उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, गॉन कॉम्प्लेक्स, इसका नाम दिया। ठीक है, अब ये इंतजार करेगा कि ये पेशेंट जिसके अंदर हम हैं, ये पेशेंट कब इम्यूनो कंप्रोमाइज होता है, और जब ये इम्यूनो कंप्रोमाइज होगा तब ये उसके ऊपर अटैक कर देगा। अटैक करेगा तब जाके, मींस जब पेशेंट इम्यूनो कंप्रोमाइज होगा उस समय ये लेटेंट से एक्टिव टीबी, मींस ये फिर क्या है, सेकेंडरी इंफेक्शन की बात हुई थी ना, मींस इंफेक्शन इसको हुआ है, इसके अंदर वायबल कंडीशन में पड़ा हुआ बट डॉर्मेंट है। फिर ये धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू करेगा। जैसे ही ये इम्यूनो कंप्रोमाइज होगा बढ़ना शुरू करेगा अपर साइड में, अपर लोब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्यों, क्योंकि उधर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, ये एरोबिक होता है, इसको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ पैथोफिजियोलॉजी है। बाकी हम देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं। इन्फेक्शन अकर्स व्हेन द पर्सन इनहेल ड्रॉपलेट, जो हमने पढ़ा है, देखो उन्हीं चीजों पर ध्यान देना। ड्रॉपलेट कंटेनिंग ट्यूबरकुलर बैसिलाई, जिस पेशेंट है जिसने स्नीज किया या बात किया तो ड्रॉपलेट में ट्यूबरकुलर बैसिलाई रहता है, जो कि हमारे एल्वियोलार लंग्स तक पहुंचता है। इन्फेक्टिव ड्रॉपलेट न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल, मेजरिंग कितना, 5 माइक्रोमीटर का इसका न्यूक्लियस होता है। एंड या फिर इससे लेस, में कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 10 बैसिलाई। एक बार हल्की एक ड्रॉपलेट में 1 से लेके 10 बैसिलाई तक रहता है। लेकिन एक पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए मिनिमम 5 से लेके 200 बैसिलाई को इनहेल करो, तब जाके पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होता है। मींस एक आधे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 से लेके 200 ड्रॉपलेट लगभग शेयर हो, मींस आसानी से नहीं होता इतनी जल्दी, राइट, तब जाके इन्फेक्शन होता है। डिस ट्यूबरकुलर आर इंजेस्टेड बाई, किससे इंजेस्टेड, कौन इंजेस्ट करता है, एल्वियोलर माइक्रोफेज। याद रहे हमने बताया था ना, एल्वियोलर ये है एल्वियोलर माइक्रोफेज, ये क्या करता है, इसको इंगल्फ कर लेता है, राइट। तो इंगल्फ क्या बोलते हैं हम, इंजेस्टेड बाय एल्वियोलर माइक्रोफेज। मेजॉरिटी ऑफ दीज बेसिलाई डिस्ट्रॉयड और इनहिबिटेड, इसमें मेजॉरिटी जो है काफी हद तक खत्म हो जाती है या फिर इनहिबिट हो जाती है, मींस अपना सिम्टम्स शो नहीं करती। स्मॉल नंबर में भी मल्टीप्लाई, जो कुछ बचते हैं वो मैक्रोफाज के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं। कहां, इंट्रासेलुलरली एंड रिलीज व्हेन मैक्रोफाजेस डाई। अब पड़े रहेंगे, लेकिन मैक्रोफाज जो है आपके, उनकी भी अपनी एक उम्र है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, इन सबकी अपनी उम्र है। जब मैक्रोफाज हमारे मर गए तो फिर ये अपना फुल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इफ अलाइव दीज बैसिलाई में स्प्रेड द वे लिम्फेटिक चैनल, लिम्फ नोड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के गॉन कॉम्प्लेक्स बनाता था, थ्रू द, फिर क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है, ब्लड स्ट्रीम से लेके बॉडी के अदर पार्ट में, अदर ऑर्गन्स में इंक्लूडिंग पहुंच जाता है, जिससे क्या है, लिम्फ नोड, एपेक्स ऑफ लंग्स, किडनी, ब्रेन, बोन, सब जगह पे ये अपना ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया तो इसकी मार हर जगह हो गई। दिस प्रोसेस डिसिमिनेट द प्राइम इम्यून सिस्टम, सिस्टमिक रिस्पॉन्स विद इन 2 to 8 वीक। स्पेशल इम्यून सेल्स कॉल्ड मैक्रोफाजेस इंजेस्ट एंड सराउंड द ट्यूबरकल बैसिलाई, जो हमने अभी आपको समझाया था, उसको घेर लेती हैं, जो ग्रेनुलोमा बना लेता है। इम्यून सिस्टम कैन नॉट कीप ट्यूबरकल बैसिलाई अंडर कंट्रोल, बैसिलाई बिगिंस मल्टीप्लाई रैपिडली। ये जो हमारे अंदर की एंटीबॉडीज हैं, ये इस पे एक्ट नहीं करती, सबसे बड़ी समस्या यही है। इसीलिए टीबी होती है तो बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड करके बुखार नहीं ले आती है ना, नहीं यूजुअली टेम्परेचर बढ़ा देती, तो बॉडी हमारी रिएक्ट नहीं करती, इसलिए क्योंकि एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है इसमें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होते हैं। जो एल्वियोलर सेल्स हैं उसके अंदर जो एल्वियोलर हमारे फैगोसोम्स हैं, एल्वियोलर मैक्रोफाजेस हैं, वही एक्ट करते हैं, एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता। मींस
कैन नॉट क्या इम्यून सिस्टम कैन नॉट कीप ट्यूबरकुलर बैसिलाई टू द कंट्रोल, एंटीबॉडी हमारे कंट्रोल नहीं करते। दिस प्रोसेस कैन अकर डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी सच एज लंग्स, किडनी, बोन। ये सारे प्रोसेस क्या हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ये होते रहते हैं। यूजुअली देखा जाए तो इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया इनहेल किया, ड्रॉपलेट को किसी पेशेंट ने इनहेल किया, किसी पेशेंट ने या किसी नॉर्मल पर्सन ने इनहेल किया, फिर बैक्टीरिया क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होकर टर्मिनल एल्वियोलाई पे जाएगा। एल्वियोलाई के पास मैक्रोफाज होंगे, ठीक, मैक्रोफाज के अंदर क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है मैक्रोफाज सेल के अंदर अपना सेल डिवीजन करता है। फिर बैक्टीरिया क्या ट्रांसपोर्ट रीजनल लिम्फ नोड, रीजनल लिम्फ नोड के साथ मैक्रोफाज क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसको हमने गॉन कॉम्प्लेक्स बताया था। एक्सटेंशन ऑफ द बैक्टीरिया 4 से 6 हफ्ते आफ्टर इनहेलेशन, 4 से 6 हफ्ते जब हमने इनहेल किया इस बैक्टीरिया को, यह ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। बैक्टीरिया रिलीज ट्यूबरकुलिन, ट्यूबरकुलिन जो है, जो एंडोटॉक्सिन है, वो ब्लड में रिलीज कर देता है, ठीक, जिससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, चारों तरफ उसको घेर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो दो चीजें होती हैं इसमें एक केस में सक्सेसफुली कंट्रोल हो जाता है, ये डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो सक्सेसफुली इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो जाएगी, टीबी डेवलप हो जाएगी, ठीक। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो भी आपके अंदर बैक्टीरिया तो पड़ा हुआ ही है, जो लेटर केस में रीएक्टिवेट भी हो सकता है और री इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो सकती है। बात समझे, जो मैंने पिक्चराइजेशन में दिखाया था वही उसी का ये एग्जैक्टली लेआउट है। मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रोक सकती है, टीबी को रोका जा सकता है, तो उसको बोलेंगे कंट्रोल, सक्सेसफुली कंट्रोल। हमने कंट्रोल किया, इरेडिकेट नहीं किया हमने, तो क्या हो, लेकिन जब पेशेंट कभी इम्यूनो कंप्रोमाइज हुआ तो ये वापस से रीएक्टिवेट हो जाएगा और डेवलप कर देगा ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बात रही कहा है कि भाई पैथोलॉजी के सिम्टम क्या दिखेंगे, मींस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, ड्राई कफ विद फीवर आएगा, फीलिंग अनवेल, अच्छा नहीं फील करेगा। 2 से 6 हफ्ते के बाद के जो सिम्टम होंगे, परसिस्टेंट कफ, ग्रीनिश कलर का या येलोइश कलर का स्पुटम निकलेगा, चेस्ट पेन होगा इनहेल करने में, मींस अगर सांस को हम अंदर लेते हैं तो मींस सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, फीवर आ जाएगा, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा, एक्सटेंसिव स्वेटिंग एंड नाइट, रात में ज्यादा स्वेटिंग होगी, थकान सी महसूस होगी, अनरिजॉल्व निमोनिया, निमोनिया मींस खून की कमी होनी शुरू हो जाएगी। नोट क्या, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्पुटम, रात में ये बहुत ज्यादा स्पुटम जो है ज्यादा देने लगेगा, मींस स्पुटम ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जो कि इंडिकेशन होता है कि डिजीज प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे, एक मॉन्टाउ टेस्ट होता है जिसको हम स्किन टेस्ट भी बोलते हैं, सीटी स्कैनिंग से, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट या स्पुटम टेस्ट से भी टीबी का डायग्नोसिस किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एडिक्वेट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, मेडिको सोशल अवेयरनेस, आपको अपनी दवा और अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बीसीजी का वैक्सीन आपको बचाता है, किससे, टीबी होने से प्रिवेंट करता है। लेस क्राउडेड लिविंग कंडीशन में रहना चाहिए ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना फैले, राइट। दूसरा, अगर किसी को है तो आप तक ना पहुंचे, डस्ट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एलर्जी हो जाती है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए ताकि आपके लंग्स स्वस्थ रहें, ताकि लंग्स स्वस्थ रहेंगे तो आप इम्यूनो कंप्रोमाइज नहीं होंगे। फिर बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, मतलब अब दवा की मदद से। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देखो इसमें सबसे पहले प्राइमरी फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकंड लाइन थेरेपी, कुछ अदर्स एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन की बात जब हमने पिछले साल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पे फर्स्ट लाइन ड्रग कौन से, सेकंड लाइन ड्रग बहुत अच्छे से बता रखा था, हम देख लेना उसको जाके। तो मैंने निमोनिक्स वगैरह भी बता रखे हैं। फर्स्ट लाइन थेरेपी का मतलब यह है कि इनकी थेरेपेटिक इफिकेसी ज्यादा होती है और टॉक्सिसिटी कम होती है, बस और कुछ नहीं, फर्स्ट सेकंड लाइन से और ज्यादा कुछ नहीं। ये ड्रग की एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी ज्यादा है और टॉक्सिसिटी लो है। आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्बुटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकंड लाइन ड्रग की एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी कम होती है और टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है।
थायोसिटाजोन, पैरा पास हो गया, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, कैनामाइसिन और एमिकासिन। ये क्या है? ये सेकंड लाइन की ड्रग है, ठीक है। तो 2 लाइन की हो गई। फिर अदर के केस में आ जाओ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कुछ नई ड्रग्स हैं ये, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। फिर कॉम्बिनेशन में देते हैं। कॉम्बिनेशन में देखो आर, देखो ध्यान रहे, आर स्टैंड फॉर रिफैम्पिसिन, एच स्टैंड फॉर आइसोनियाजाइड और जेड स्टैंड फॉर पायराजिनामाइड। तो R 150 mg प्लस H 75 mg, Z 400 mg और E यानी इथेनब्यूटॉल 275 mg। एक ये कॉम्बिनेशन बनता है जब रेजिस्टेंट हो जाता है पेशेंट। फिर R 150, H 75 और Z 400 mg, एक कॉम्बिनेशन ये बनता है। लास्ट केस क्या आता है? सर्जरी का। सर्जरी इन स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस में सजेस्टेड द फास्टर रिकवरी। अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में ये पता चल जाए कि यहां पे इंफेक्शन हुआ, इस स्केलेटल मसल पे हुआ है, सर्जरी करके हम इसके जिस मैक्रोफाज के अंदर है उस पूरी सेल को हम बाहर निकाल देते हैं ऑपरेट करके। इस केस में क्या है? टीबी में रिकवरी फास्टर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट विद इथियोपैथोजेनेसिस विद ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। किसी तरह की कोई समस्या हो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। गुड बाय।